भारत एक विशाल देश, लगभग 1.5 अरब की आबादी वाला देश, और इस आबादी का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर। जब हम खेती की बात करते हैं और खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलों की बुआई की बात करते हैं, भारत की आबादी का एक बड़ा भाग मुख्य रूप से धान के फसल की बुआई के कामों में लगा है। हमारे देश के कुछ भागों में साल में 1 फसल बोई जाती है धान की, कुछ में 2 फसल बोई जाती है, तो कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां खरीफ में भी धान, रबी में भी धान और जायद में भी धान की फसल बोई जाती है। जब हम किसान अपने खेतों में धान के फसल की बुआई की प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के अंतर्गत किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। हम खेतों में धान की बुआई की किस पद्धति का इस्तेमाल करें, हमारे देश के अलग अलग भागों में किसान किस पद्धति से धान की बुआई करते हैं, किस तरीके की पद्धति में किसानों को किस प्रकार का लाभ है और किस प्रकार का नुकसान है, इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले किसान एक दूसरे के अनुभवों को आसानी से जान सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर तरीके को अपना सकते हैं। मैं मनोज फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से धान की खेती पर अपने एक नए वीडियो के जरिए आपके साथ, आपके लिए, अपने खेतों के बीच से। इस समय जो खेत देख रहे हैं इसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल हुआ है। आगे धान की फसल बोई जानी है। रोहिणी नक्षत्र चल रहा है और रोहिणी नक्षत्र का मतलब ये है किसानों के लिए एक नए खरीफ के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने अपने तरीके के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से धान की जीरी डालना शुरू कर दिया है। सब भाइयों, धान हमारे देश की एक मुख्य फसल, बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में धान की बुआई के अलग अलग तरीके, और उनमें से अगर हम मुख्य रूप से ले लें तो एक किसान पुरानी पद्धति से जीरी डालता है खेतों में, और जब वो जीरी डालने की प्लानिंग करता है तो उसके लिए उन खेतों का चुनाव करता है जिसमें खरपतवार कम हो गए। खेतों की अच्छी जुताई के बाद खेतों में पानी और खेत की जरूरत के अनुसार, उसकी उपजाऊ क्षमता के अनुसार उर्वरकों का एक स्पेशल डोज, और उसके बाद पाटा लगाने के बाद जो खेत हैं वो लगभग समतल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद धान के बीजों का चुनाव, और इस चुनाव में हमें कई प्रकार की बातों का ध्यान देना होता है। अपने खेतों में कितने दिनों वाली वैरायटी को बोना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे के सीजन में, अर्थात खरीफ के बाद जो रबी का सीजन चालू होगा उसमें उन खेतों में दोबारा से कौन सी फसल बोई जानी है। फसल के अनुसार कम अवधि वाले बीज, मध्यम अवधि वाले बीज और लंबी अवधि वाले बीजों का चुनाव, जिसके लिए किसान के पास मार्केट में कई प्रकार के बीज उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने बाजार के डिमांड के अनुसार बीजों का चुनाव और उन बीजों का अच्छी तरह से सीड ट्रीटमेंट। आप अपने बीजों को थीरम से उपचारित कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से उपचारित कर सकते हैं, और इसमें जो फंगीसाइड की मात्रा आपको रखनी होती है 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। बीजों के लिए किसी बड़े बर्तन का चुनाव और बीजों की मात्रा के अनुसार उसमें एक बार पानी भर लें। पानी भरने के बाद 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से फंगीसाइड को उस पानी में अच्छी तरह से मिला दें, और मिलाने के बाद उसमें बीजों को डाल दें। 24 घंटे के बाद इन बीजों को निकालकर जूट की बोरी में या फिर किसी छायादार वाली जगह में फैला दें, और ऊपर से कोई भीगा हुआ कपड़ा लगभग 12 घंटे तक। 12 घंटे बाद जब अपने बीजों को आप देखते हैं तो उसमें हल्का हल्का अंकुरन आपको दिखाई देता है। इन बीजों को मजदूरों की मदद से एक समान रूप से पूरे खेतों में बिखेर दें, उन खेतों में जिन खेतों को आपने जीरी के लिए तैयार किया है। ये जो पद्धति है किसानों के लिए धान की बुआई की सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति। इस प्रकार से डाली गई जीरी जब तैयार होती है, उस जीरी को मुख्य खेतों में मजदूरों की मदद से उसकी रोपाई। लेकिन इसके अलावा भी पद्धति है। आज बहुत सारे इलाकों में किसान जो है वो धान की रोपाई मशीनों की मदद से करते हैं, और जब एक किसान अपने खेतों में मशीनों की मदद से धान की रोपाई करता है तो उसके लिए जो जीरी डालने का काम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे हमें खेतों को क्यारियों में बांट देना होता है और पैड नुमा तरीके से हमें जीरी तैयार करनी होती है। किसान भाइयों, जब एक किसान जीरी तैयार करता है, अगर उसने अपनी जीरी अच्छे खेतों में डाल रखी है,
उपजाऊ खेतों में डाल रखी है, उर्वरकों के स्पेशल डोज को समय पर इस्तेमाल कर रखा है। और इस प्रकार से जब एक किसान अपने खेतों में जीरी डालने का काम करता है तो वहाँ पे जो बीज की मात्रा रखनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 केजी बीज। अगर धान की वैरायटी महीने दानों वाली है तो 5 केजी में काम चल जाता है, मोटे दानों वाली है तो 6 से 6.5 केजी बीज। प्रकार से डाली गई जीरी 20 से 25 दिन में रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। और ये जो 20 से 25 दिन का गैप होता है जीरी डालने से लेके जीरी तैयार होने तक का, इस बीच में किसानों को अपने मुख्य खेतों को तैयार करने का प्रॉपर समय मिल जाता है। जब एक किसान जीरी डालता है, उन जीरी को उखाड़कर मुख्य खेतों में उसकी रुपाई करता है, तो यहाँ पे किसान जो है वो 2 तरीकों से अपने मुख्य खेतों को तैयार कर सकते हैं। उसमें से जो पहला है और बड़े पैमाने पर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है वो है अपने मुख्य खेतों में पानी घुसाकर पानी के साथ उन खेतों की जुताई और खेतों का कद्दू। यहाँ पे किसान की एक सोच काम करती है। अगर एक किसान पानी के साथ अपने खेतों की जुताई करता है, उसमें पहले से खरपतवार हैं, उनको सड़ने के लिए 3 से 4 दिन छोड़ देता है, 4 दिन के बाद दोबारा फाइनल जुताई उसमें करता है, तो वो जो खरपतवार है वो सड़कर इस धान की फसल के लिए जिसकी रुपाई की होनी है उर्वरक का काम करती है और पौध जो है धान की वो तेजी से विकास की ओर अग्रसर होती है। लेकिन कुछ किसान इससे थोड़ा अलग हटकर भी सोचते हैं। वे किसान अपने खेतों की सूखी जुताई करते हैं। जब वे सूखी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो 4 से 5 दिन या अगर समय है तो 10 दिन उनके खेतों की मिट्टी में खुली धूप लगती है। जो खरपतवार हैं वो पूरी तरह से सूख चुके होते हैं। खेतों में बहुत सारे इस प्रकार के फंगस हैं जो आगे आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें ज़्यादातर फंगस उस तेज धूप में, तेज गर्मी में समाप्ति की कगार पे पहुंच जाते हैं। आपकी मिट्टी खुली धूप में रिचार्ज होती है और 5 से 10 दिनों के बाद जब आप उसमें पानी घुसाते हैं तो आसानी से जीरी वाले खेतों से जीरी को उखाड़कर खेतों में आप रुपाई कर सकते हैं। की जुताई कद्दू करके उसमें धान की जीरी को बोता है और दूसरा किसान जो है वो खेतों की सूखी जुताई करता है, उसके बाद पानी घुसाता है और अपने धान की जीरी को उसमें बोता है। इन दोनों तरीकों में बुआई में मजदूर लगते हैं, काफ़ी संख्या में लगते हैं, एक अच्छा खासा खर्च होता है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च होता है। और इन दोनों में अंतर है, जिस किसान ने खेतों का कद्दू कर रखा है, जिस किसान ने पानी के साथ खेतों की जुताई कर रखी है, खेतों में जो पहले से खरपतवार हैं वो उसी में सड़ जाते हैं, तब जाकर धान की जीरी की बुआई अपने इन खेतों में करता है, तो वैसी स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में इन पौधों की ग्रोथ जो है वो तेजी से होती है, लेकिन आगे चलकर ग्रोथ में कमी आपको दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि जब खेतों में कद्दू करते हैं तो खेत की जो मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है, प्लास्टर नुमा हो जाती है। यहाँ पे जो दूसरे तरीके से बुआई करने वाले किसान हैं वो अपने आप को बेहतर स्थिति में महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने खेतों की सूखी जुताई कर रखी है, उसके बाद पानी खेतों में डालकर जीरी की बुआई कर रखी है। शुरू के 10 दिनों में उनकी पौध जो है उसकी ग्रोथ जो है वो कम भले दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर इन खेतों में पौधों की ग्रोथ तेजी से होती हुई दिखाई देती है। और अगर फसल के साथ मेरे अनुभवों को माने तो अंतिम अवस्था में पहुंचते पहुंचते हमारी ये धान की जो फसल है, अगर हमने सूखे खेतों की जुताई करके उसमें पानी घुसाकर बो रखी है तो वो बेहतर स्थिति में नज़र आती है। और उसका कारण ये है कि उस खेत की जो मिट्टी है वो अपेक्षाकृत भुरभुरी और मुलायम होती है, जो पौधों की ग्रोथ में आगे चलकर मदद करती है। अपने फसल की इसी खूबी को देखते हुए बहुत सारे किसान जो हैं वो धान की सीधी बिजाई करते हैं। सीधी बिजाई का मतलब हमारे इलाके में उसे बोघा के नाम से जानते हैं। और आज भारत के कई क्षेत्रों में धान की सीधी बिजाई का क्षेत्रफल जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य जो कारण है वो पानी की कमी। बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी। और अगर हम धान के फसल की बुआई की बात करते हैं तो धान की पैदावार में बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, भूजल जो है उसकी गहराई काफ़ी अधिक है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उन इलाकों में आने वाले समय में पानी की समस्या को देखते हुए बहुत सारी सरकारों ने तो धान की बिजाई का जो कद्दू करने का तरीका है उस पर रोक तक लगा दिया है और सीधी बिजाई
को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं सरकारी मदद के आधार पे। और उसका कारण ये है कि जब एक किसान सीधी बिजाई करता है, बोगा बूनता है, तो उसमें अपेक्षाकृत कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन किसान भाइयों, जब एक किसान सीधी बिजाई के लिए सोचता है तो उसका जो फायदा है, पहला तो ये कि उसमें हमें कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन कम पानी का मतलब ये नहीं है कि जिन इलाकों में पूरी तरह से बरसात कम हो वहाँ हमारी धान की फसल हो जाएगी। उस पौध को भी पानी की जरूरत होती है, लेकिन कम मात्रा में पानी जो है उससे भी हमारा काम चल जाता है। हमें ज्यादा ट्यूबवेल चलाने की जरूरत वहाँ पे नहीं होती है। इसके लिए हमें खेतों को तैयार करना होता है, और तैयारी के समय में एक किसान को जो सबसे मुख्य बात ध्यान देनी होती है वो ये कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कद्दू करके धान की बुआई करते हैं तो धान की मुख्य खेतों में रुपाई के बाद उसमें 15 दिनों तक हम पानी के स्तर को बनाए हुए रखते हैं। और 15 दिनों तक अगर हमने पानी के स्तर को प्रॉपर मेंटेन कर दिया है तो ये जो 15 दिनों का पानी है हमारे लिए हर्बिसाइड का काम करता है, खरपतवार नाशक दवा का काम करता है। अगर 15 दिनों तक हमने धान के खेतों में पहले से पड़े हुए खरपतवार के बीजों को अंकुरित होने से रोक लिया, उगने से रोक लिया, तो हम ये मानकर चलते हैं तो हमने उस खेत में खरपतवार की समस्या पर लगभग कंट्रोल कर लिया। लेकिन सीधी बिजाई में पानी भर के रखा नहीं जाता है, जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में खरपतवार उगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए जब हम सीधी बिजाई जिन खेतों में करते हैं तो उन खेतों की अच्छी जुताई, एक जुताई से काम ना चले तो दूसरी जुताई, और उसके बाद जब रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो, जिसे किसानों की भाषा में खरीफ के सीजन की शुरुआत कहा जाता है, 25 मई से रोहन का प्रवेश होता है और इस 25 मई से लेकर 10 जून तक हम अपने खेतों में धान की सीधी बिजाई का काम पूरा कर सकते हैं। अगर हमने सीधी बिजाई के लिए 140 से 150 दिन की वैरायटी का चुनाव किया है तो 25 से 30 मई तक उसकी बिजाई कर दें। अगर 120 दिन की वैरायटी की बुआई कर रहे हैं तो 15 जून तक भी हम इसको कर सकते हैं। इस बीच में लगभग हमारे देश के सभी क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश हो चुका होता है, बारिश चालू हो जाती है। अगर बारिश शुरू हो गई है तो उस बारिश के पानी से हमारे खेतों में इन धान के बीजों में जर्मिनेशन चालू हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि सही समय पर 25 मई से लेकर 15 जून तक सीधी बिजाई का काम पूरा कर लें। सीड ड्रिल की सुविधा है तो सीड ड्रिल से सीधी बिजाई को अंजाम दें। जिन इलाके में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है, छिट्टा विधि से बुआई होती है, तो बीजों को एक समान रूप से मजदूरों की मदद से पूरे खेतों में बिखेर कर ट्रैक्टर से उन खेतों की हल्की जुताई, नाम मात्र की जुताई और साथ में पाटा। यहाँ पे किसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बीज आपने खेतों में बिखेर रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच मिट्टी के नीचे जाए, और अगर ऐसा हो पाता है तो उन खेतों में जर्मिनेशन आपको बेहतर दिखाई देता है। किसान भाइयों, जब हमने धान की बुआई कर दी है मुख्य खेतों में, चाहे वो कद्दू करके कर दी है, सूखे खेतों को जोत कर उसमें पानी घुसाकर मजदूरों की मदद से जीरी को उखाड़ कर उसकी रोपाई की है, या फिर सीधी बिजाई की है, तो बिजाई के 15 दिन बाद अपने खेतों को अच्छी तरह से चेक करें। उसमें खरपतवार की क्या स्थिति है, इस चीज का आकलन करें। अगर ज्यादा खरपतवार है खेतों में तो यही सही समय है, अपने खरपतवार को हर्बिसाइड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कम खरपतवार है तो बेहतर है आप निराई गुड़ाई करके उन खरपतवारों से छुटकारा पा जाएं, क्योंकि आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसके साथ साथ निगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो अगर आप बच सकते हैं तो हर्बिसाइड के इस्तेमाल से बचें। अगर आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है तभी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें। मार्केट में कई प्रकार के हर्बिसाइड हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए अलग हर्बिसाइड है, संकीर्ण पत्ती वाले खरपतवार के लिए अलग हर्बिसाइड है, या फिर आज ऐसे हर्बिसाइड भी मार्केट में उपलब्ध हैं तो जो चौड़ी पत्ती वाले और संकीर्ण पत्ती वाले या महीन पत्ती वाले खरपतवारों को एक साथ सफाया कर सकते हैं। जब आप अपनी फसल में खरपतवार की समस्या से निजात पा लेते हैं, खेतों के हिसाब से फसल की ग्रोथ के अनुसार उर्वरकों का एक स्पेशल डोज जो लगभग सभी किसान करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम अपने धान की फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन अपनी फसल के साथ अप्लाई करना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है जानकारी की। हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हमारी मिट्टी को, हमारे खेतों को, हमारी इस फसल को किन उर्वरकों की आवश्यकता है। हमारी पौध
में किस प्रकार की कमी दिखाई दे रही है। और जानकारी नहीं होने के कारण दूसरों की देखा देखी में जहाँ पे 1.5 से 2 किलो के कम्बिनेशन से हमारा काम चल सकता है, वहाँ पे हम 4 से 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो का कम्बिनेशन तैयार करके अपने खेतों में अप्लाई कर देते हैं, जिसका फायदा हमें नहीं मिलता है। खर्च भी ज़्यादा होता है, जेब पे वजन ज़्यादा पड़ता है, फसल की लागत बढ़ जाती है। पहले से ही जो खेती है उसमें प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो काफ़ी महीन लकीरों में दिखाई देता है। तो एक किसान के लिए इस मार्जिन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी फसल की प्रॉपर जानकारी, उनकी ज़रूरतों को पहचानना और उसके हिसाब से चाहे खाद का प्रबंधन हो, दवाओं का प्रबंधन हो, इसको अप्लाई करना एक किसान के लिए ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अमूमन जब हम उर्वरकों की चर्चा करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम होता है वो है यूरिया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मीन्स यूरिया। और इसके विषय में अगर एक किसान स्टडी करना शुरू करता है या जानकारी जुटाना चालू करता है तो पौधों को वन टाइम 1 से 1.25 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो प्रति कट्ठे के हिसाब से अगर हम यूरिया पूरा कर देते हैं तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और इस यूरिया की ज़रूरत या फिर नाइट्रोजन की ज़रूरत जो होती है वो पौधों के प्रारंभिक अवस्था में होती है। अर्थात पौधों की जब रुपाई होती है खेतों में तो उस रुपाई से लेकर 30 से 40 दिन तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन तक। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि कई किसान जो हैं वो पौध जो है वो 15 से 20 दिन की होती है, वहाँ पे एक उर्वरकों का स्पेशल डोज अप्लाई करते हैं जिसमें बड़ी जो मात्रा होती है वो यूरिया की होती है। जब पौध 45 से 50 दिन की होती है फिर दूसरा डोज इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बड़ी मात्रा यूरिया की होती है या फिर प्योर यूरिया इस्तेमाल करते हैं। और जब पौध गाभ पे आती है वहाँ भी यूरिया का इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन पौधों की अंतिम अवस्था में किसी भी प्रकार से यूरिया की जरूरत नहीं होती है। यूरिया का काम है आपके पौधों को हरा करना, पौधों में कल्लों को विकसित करना, जो पौध की प्रारंभिक अवस्था में होती है। 50 दिन के बाद या 60 दिन के बाद जो किसान अपने खेतों में यूरिया अप्लाई करते हैं तो उस यूरिया से आपकी पौध में जो कल्ले हैं वो विकसित नहीं होते हैं। अगर आपको दिखाई भी दे रहे हैं वो कल्ले विकसित होते हुए तो वो कल्ले हैं जिनमें बालियां नहीं निकलती हैं। मान के चलिए कि हमने जो उर्वरक इस्तेमाल किया है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उल्टा हमारी फसल को नुकसान हो रहा है, हमारी मिट्टी को नुकसान हो रहा है और हमारी जेब पे भी भारी पड़ रहा है। आप जब भी यूरिया का इस्तेमाल करें तो उसकी मात्रा जो है वो 1 किलो प्रति कट्ठे के हिसाब से, 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 40 किलो प्रति एकड़, उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश न करें। बहुत सारे किसान जो हैं वो अपने धान की फसल में DAP का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम परफेक्टली एक्सपीरियंस्ड, मुझसे भी बेहतर किसान हैं जो मुझसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, बड़े किसान हैं, लगनशील किसान हैं, मेहनती किसान। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है DAP की ज़रूरत उन क्षेत्रों में होती है जहाँ की मिट्टी जो है वो बिखरी हुई हो, रेतीली हो, उसमें पानी को पकड़ने की क्षमता न हो या फिर कम हो। वहाँ पे अगर हम DAP का इस्तेमाल करते हैं तो DAP का जो काम होता है वो पौधों की ग्रोथ के साथ साथ मिट्टी में पकड़ को बनाने का होता है। लेकिन मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ प्योर केवाला मिट्टी है। इस मिट्टी की अपनी पकड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर इस मिट्टी को गोली बना लें, एक गोले के रूप में बना लें, उसको सुखा दें तो वो पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जिस मिट्टी में इस प्रकार की पकड़ हो वहाँ पे DAP की जरूरत नहीं है। DAP में जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं हमारी इस मिट्टी में लगभग मौजूद हैं। पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि मिट्टी की विशेषता के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार, फसल की ज़रूरत के अनुसार अगर एक किसान उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, फसल में जो रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसकी प्रॉपर जानकारी लेकर किसान इंसेक्टिसाइड या दवाओं का इस्तेमाल करता है तो उसे कम खर्च में बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। और जब आपका खर्च सही जगह पे हो रहा है तो वो खर्च सीमित होता है और आपकी फसल से एक बेहतर उत्पादन और बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, धान की फसल में कई किसान या क्षेत्र विशेष के किसान अलग अलग मध्य समय अवधि वाले बीजों का चुनाव करते हैं, अलग अलग वैरायटी का चुनाव करते हैं। अगर हम पंजाब के किसानों को देख लें तो उनकी जो विशेषता है वो बासमती के प्रति है। बासमती की डिमांड विकसित कंट्रियों में ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, उनके द्वारा उपजाए गए धानों को अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें हमारा क्षेत्र, मैं अभी बिहार के पटना के धनरुआ में खड़ा हूँ। इस इलाके के किसान जिस वैरायटी की बुआई करते हैं वो मोटे धान की वैरायटी है।
हम भले ही उसमें 120 दिन वाली वैरायटी को महीन धान मानते हैं, 140 दिन वाली वैरायटी को मोटा धान मानते हैं। महीन धानों में रियल सम्राट, जौहर, चंदन, कावेरी का है, पूषा की कई वैरायटियां हैं। और मोटे धान में जो है वो मसूरी, पान जमुना 804, जिसे हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी माना जाता है। लेकिन ओवरऑल ये जितनी भी वैरायटियां हैं वो मोटे धान की वैरायटी है। और इसका जो उत्पादन है, अगर एक किसान ने पान जमुना की बुआई कर रखी है तो मान के चलिए 20 क्विंटल, अगर एकड़ के हिसाब से लिया जाए तो 30 क्विंटल प्रति एकड़ का। अगर आपने रियल सम्राट की बुआई कर रखी है तो 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से को उत्पादन मिलता है, जिसकी मार्केट जो वैल्यू होती है वो मान के चलिए 40 से 45 हजार रुपये। और अगर हम 1 एकड़ धान की बुआई कर रहे हैं, अपनी ज़मीन है तो कम, और पट्टे पे ज़मीन ले रखी है जिसका रेट जो है 18 से 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का पट्टा का रेट है। मतलब ज़मीन को हम दूसरे किसानों से किराए पे लेते हैं, खेती करते हैं, तो हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 18 से 20 हजार रुपये या 22 हजार रुपये दूसरे उन किसानों को देना पड़ता है जो ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं। और 1 एकड़ में जो दूसरा जो खर्च होता है खेती में वो लगभग 15 से 17 हजार रुपये का होता है। कुल मिलाकर हम 35 से 40 के आसपास पहुंच जाते हैं। मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट है वो कम है, और कई बार ऐसा होता है कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की स्थिति ही नहीं बनती है, मार्जिन ऑफ लॉस किसानों को दिखाई देता है। तो एक किसान के लिए ज़रूरी है कि जब धान के फसल की बुआई करे, सही तरीके से, सही प्रबंधन के साथ, सही समय पर चीज़ों को अप्लाई करते हुए, उससे आपकी जो खेती है वो कुछ हद तक ही सही लाभकारी दिखाई देती है। और आपको अपनी इस फसल के साथ पीछे के किए गए 4 से 5 महीने की मेहनत जो है वो सफल होती हुई नज़र आती है। धीरे धीरे जब एक किसान के लिए ये सफलता नज़र आनी शुरू होती है तो किसान जो है उसके अंदर सेटिस्फैक्शन का लेवल काफ़ी अधिक है। जब खेतों में फसल जो है वो 30 से 50 दिन के आसपास पहुंचती है तो उसकी ग्रोथ, उसकी हरियाली को देखकर किसान खुश होता है। 70 से 80 दिन के आसपास पहुंचती है, पौधगाप पे पहुंचती है, तो उसे अपनी फसल हर जाने के नज़दीक दिखाई देती है। जब उन फसल में वालियां झूलती हुई नजर आती है तो उसे एक अलग तरह की खुशी अनुभव होता है। वो कभी नहीं सोचता कि इस फसल को यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत और कितना खर्च एक किसान को करना पड़ा है। इन खेतों से प्रॉफिट भले ही कम मिले, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है, जो एक किसान अनुभव करता है, उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। और इस फसल के साथ 4 से 5 महीने की गई मेहनत का रिजल्ट जब किसानों के सामने पड़ा दिखाई देता है तो उसके साथ वो कई प्रकार के सपने बुनने चालू कर देता है। हाँ, ये अलग बात है कि लंबे समय से किसान इस प्रकार के सपनों को बुनता आ रहा है, लेकिन उसे बार बार अपने इन सपनों को भविष्य पर टालना पड़ जाता है। फिर भी ओवरऑल किसान खेतों में खुश है।